स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है गपशप, कानाफूसी और चर्चा पर। तो कई सारी रोचक खबरें हैं, चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। इस समय उत्तर प्रदेश के एक मंत्री हैं, वो काफ़ी चर्चा में हैं। नाम के आगे यादव लिखा होने के कारण भाजपा में उनका काफ़ी भाव भी बढ़ा। उनको 2 बार से लगातार मंत्री बनाया जा रहा है, ये सोचकर कि कुछ यादव वोट वो भाजपा को दिला देंगे। MY समीकरण जो है उसके तहत गिरीश यादव को योगी पार्ट 1 में राज्य मंत्री बनाया गया था और योगी पार्ट 2 में स्वतंत्र प्रभार का मंत्री बनाया गया है और खेल कूद विभाग उनको दिया गया है। लेकिन वो अपने कामकाज के बजाय पत्रकारों से उलझने को लेकर इन दिनों काफ़ी चर्चा में हैं और चर्चा में ये तक है कि मैं तुमको ठीक कर दूंगा, तुमको सबक सिखा दूंगा। मंत्री के बेबाक बोल हर मोबाइल पर आजकल घूम रहे हैं। वो शायद ये सोचकर मंत्री बनाए गए थे कि अखिलेश यादव की जो बढ़त है, यादव समाज का कुछ वोट है, वो बीजेपी की ओर लेकर आएंगे। लोकसभा चुनाव 2024 होने वाला था, उसके पहले उनको स्वतंत्र प्रभार का मंत्री बना दिया गया कि भाई एक समाज को कुछ जोड़ने के लिए उनको एक अहम चेहरा बनाया बीजेपी ने। लेकिन वो अपने ही ज़िले में धाराशाही हो गए और यादव समाज का वोट दिलाना तो छोड़िए, बाहर के ज़िले से आए हुए बाबू सिंह कुशवाहा समाजवादी पार्टी के टिकट पर जौनपुर से चुनाव जीतकर सांसद बन गए। तो गिरीश यादव एक प्रभावशाली नेता बनाने की कोशिश में बीजेपी ने कई दांव उन पर लगाए, लेकिन वो उससे आगे नहीं बढ़ पाए। वो एक असफल नेता के तौर पर भाजपा में गिने जाने लगे हैं और उनके विभाग का स्तर भी इन दिनों काफ़ी कुछ गिरा हुआ है। यादव समाज को भले न जोड़ पाएं, लेकिन विभाग के अंदर तिकड़मबाजी और जोड़ तोड़ में वो माहिर हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। उसके पहले जौनपुर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और मीडिया के साथ मंत्री की धमकेबाजी चली, वो भी एक अपने आप में विचित्र घटना थी। वो अपने आप को विकास पुरुष बताने में लगे थे, लेकिन मीडिया वाले पत्रकार साथी उनकी पोल खोलने में लगे थे। उनके कारनामे खाली जौनपुर तक सीमित नहीं हैं, लखनऊ में सरकार की नाक के नीचे भी ये कारनामे और मलबा दिखाई पड़ता है। लखनऊ में सबसे प्रतिष्ठित KD सिंह बाबू स्टेडियम में चाहे ट्रैक बनाने का मामला हो, चाहे ऑल वेदर स्विमिंग पूल बनाने का मामला हो, सैकड़ों करोड़ रुपए के ठेकेदारी बिना टेंडर के अपने चहेतों को मंत्री ने दिलाई, लुटाई और माल बनाई का खेल चला है। मंत्री की कृपा से सरकारी पैसों की खूब बंदरबाट हुई है। लखनऊ की कमिश्नर रोशन जैकब ने इसका निरीक्षण किया था तो ट्रैक उखड़ रहा था, तमाम कमियां मिली। स्विमिंग पूल में सीपेज आ रहा था, मिट्टी आ रही, गंदगी आ रही, लेकिन मंत्री को अपने कट से मतलब है। कट पिट के रुपया जब पहुंचता है काम के लिए तो ठेकेदार, इंजीनियर ये सब भी निपटा के उसको मतलब काट कूट के गणेरिया की लाठी कर देते हैं। वही हाल सरकारी धन का है। यूपी RNN ने 25 करोड़ रुपए की लागत से KD सिंह बाबू स्टेडियम में ऑल वेदर स्विमिंग पूल बनवाया, लेकिन टेंडर नहीं हुआ। चहेतों को उपकृत कर दिया गया बिना टेंडर के DCU पैटर्न पे। शोर मचा, दिखावे के लिए एक विभागीय जांच कमेटी बना दी गई जिसका कोई परिणाम आने वाला नहीं है, क्योंकि जब मंत्री से लेके ठेकेदार, इंजीनियर हर कोई लाभान्वित होगा तो स्वाभाविक है कि किसी भ्रष्टाचार की, चाहे कमिश्नर FIR के निर्देश दें, चाहे जितना लिखा पढ़ी करें, लेकिन जब सब मिली भगत है तो जांच के नाम पर चीज़ों को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, मिट्टी डाल दी जाती है कि जिससे लोग समय के साथ इन चीज़ों को भूल जाएं। तो गिरीश यादव का जो विभाग है वो खाली अपने खेलों की वजह से चर्चा नहीं है कि इनके खिलाड़ी मेडल लाएंगे। यहाँ पर मंत्री से लेके
इंजीनियर और ठेकेदार भी भ्रष्टाचार में मेडल लाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि एक मंत्री खाए और गुर्राए, ये दोनों स्थिति नहीं चलनी चाहिए। लोकतंत्र में जो सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करती है, उसके लोग अगर खाकर गुर्राएंगे तो फिर ऐसी ही स्थितियों का उनको सामना करना पड़ेगा। अब बात आईएएस अफसरों की जिनको अच्छे दिन का इंतजार है। उत्तर प्रदेश में दो बार भाजपा की सरकार बन चुकी है। 7.5 साल से लगभग ये सरकार चल रही है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी में एक वर्ग ऐसा है जिसको आज तक इंतज़ार है कि उसके दिन कब बहुरेंगे, उसके अच्छे दिन कब आएंगे। ऐसा लगता है कि सरकार इन अफसरों को भी पोस्ट करने के बाद भूल गई है, उसका ध्यान भी इस ओर नहीं है कि वो उत्तर प्रदेश में है भी या उनकी कोई उपयोगिता है। चूँकि योगी लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने, तो ऐसे में इन अफसरों के लिए जो पहली सरकार के समय भाव था वही भाव भी बरकरार है, और मुख्यमंत्री के सामने इनकी इमेज के बारे में, बदलाव के बारे में प्रस्तुतिकरण कौन करे। यही वजह है कि वो अफसर जो 2017 में किनारे लगे थे वो आज तक किनारे ही हैं, उपेक्षित हैं, उनके हालात खराब हैं। आज हम आपको ऐसे आधा दर्जन आईएएस अफसरों के बारे में बताएंगे जिनका भाग्य पिछले 7.5 साल से नहीं उदय हो पाया है। अभी तक हम चर्चा एसीएस और प्रमुख सचिव स्तर के अफसरों की आपके सामने लेकर आते थे, लेकिन इस बार तस्वीर नई है जिसमें सचिव स्तर के करीब आधा दर्जन अफसरों के कैरियर पर हम निगाह डालेंगे। और ये बहुत गंभीर मामला है कि जिनके ऊपर न कोई मुकदमा है, न कोई घोटाले की जांच चल रही है, लेकिन सरकार को पसंद न होने के कारण उनका कैरियर चौपट हो चुका है। सबसे पहले बात 2000 बैच की आईएएस अफसर हैं धनलक्ष्मी की। धनलक्ष्मी योगी सरकार आने के बाद से ही लगातार किनारे हो गई थी। उसके बाद वह कुछ समय केंद्र में चली गई। दिल्ली से लौटने के बाद भी भूतकाल ने उनका पीछा नहीं छोड़ा, और पिछले 2 सालों से उत्तर प्रदेश की सरकार में वो मानवाधिकार आयोग में सचिव बनी हुई हैं। 2001 बैच के अफसर हैं शशि भूषण लाल सुशील। एक बार वो एक मामले में बदनाम हो गए थे। 4 साल से ज़्यादा समय तक उनको दुग्ध आयुक्त के पद पर रखा गया। अभी 3 महीना पहले ही उन्हें देवी पाटन मंडल का कमिश्नर बनाया गया है। ये तो नहीं कह सकते कि वो मुख्य धारा में लौटे हैं, बहुत प्राइम पोस्टिंग मिली है, लेकिन इतना ज़रूर है कि उनके प्रति सरकार में थोड़ी रियायत आई है या सॉफ्टनेस आई है। अब उसके बाद नंबर आता है 2002 बैच के आईएएस अफसर समीर वर्मा का। समीर वर्मा इन दिनों समाज कल्याण विभाग के सचिव हैं। केशव मौर्य जब पीडब्ल्यूडी मंत्री थे उस समय वो पीडब्ल्यूडी के सचिव हुए, और केशव मौर्य से निकटता का खामियाजा उनको पिछले 4 साल से झेलना पड़ रहा है। समीर वर्मा उत्तर प्रदेश के एक सफल अधिकारी रहे हैं जो लगभग 11 जिलों में डीएम रहे हैं, जहां उनका कैरियर काफ़ी बेदाग रहा, लेकिन राजनीतिक नापसंद होने के कारण वो इन दिनों सरकार की नाराजगी का शिकार हैं। अगली बात है 2002 बैच की ही मनीषा त्रिघाटिया की। मनीषा त्रिघाटिया राजस्व परिषद में 5 सालों से हैं। 2005 बैच के प्रांजल यादव पर आइए तो 7 साल से प्रांजल यादव को सरकार की नाराजगी का शिकार होना पड़ा है, परेशानी झेलनी पड़ रही है। कारण यह है कि प्रांजल यादव एक ज़माने में बनारस के डीएम हुआ करते थे, और उसके बाद अखिलेश यादव की सरकार में वह पंचम तल में उनके विशेष सचिव रहे, जिसका खामियाजा 7.5 सालों से उन्हें भोगना पड़ रहा है।
वो आजकल वो हैंडलूम विभाग में अपना समय काट रहे हैं। 2007 बैच के आईएएस अफसर हैं अभय सिंह। अभय सिंह को भी बुलंदशहर के एक मामले के बाद से सरकार ने संट कर रखा है, किनारे कर रखा है। 3 साल से वो भाषा विभाग में थे, वहाँ से उन्हें अभी पिछले दिनों मुक्ति मिली है, लेकिन एक अंधेरे कमरे से उठाकर दूसरे अंधेरे कमरे में बैठा दिया गया है। यानी कि अब उनको राज्य सूचना आयोग में सचिव के पद पर बैठाया गया है। ये वो नाम है जो 5-5 साल से 7-7 साल से किनारे पड़े हैं। सरकार इन अफसरों की ओर कोई ध्यान नहीं देती है, जबकि इनसे जूनियर, इनके साथ ही इनसे कई महत्वपूर्ण विभागों में कमिश्नर बनकर, विभागाध्यक्ष बनकर इंडिपेंडेंट चार्ज चला रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो उनके पास है। तो स्वाभाविक है कि इन अफसरों को शर्मिंदगी का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन इस प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी का साइज इतना बड़ा हो गया है कि किसी एक चने में इतना दम नहीं है कि वो अकेले भाड़ फोड़ सके। अपनी बात कहाँ कहे, रोने और हाथ फैलाने के अलावा ज़्यादा अवसर नहीं है। जल को जीवन कहा गया है। पानी में बहुत शक्ति होती है और ये तब लोगों ने जाना जब बिजली पानी से बनाई जाने लगी। पानी की ताकत का आप एहसास इस बात से भी समझ सकते हैं कि प्रदेश में राजनीति करने वाले जो लोग नेता होते थे वो चाहते थे कि जीवन में एक बार सिंचाई मंत्री बन लिया जाए। जब मोदी सरकार आई तो उसने भी पानी की शक्ति का एहसास को समझा और इसीलिए सिंचाई महकमे का नाम बदलकर जल शक्ति विभाग कर दिया कि जल से शक्ति प्राप्त करिए। अपने यहाँ भी उत्तर प्रदेश में जल से शक्ति हासिल करने वाले एक मंत्री हैं स्वतंत्र देव सिंह, जो काफ़ी बड़े भारी भरकम विभाग के मंत्री हैं। लेकिन इन दिनों सुनने में यह आया है कि जल से शक्ति प्राप्त करने वाले मंत्री जी का अपने विभाग में शायद मन नहीं लग रहा है। हालांकि वो संगठन में एक बार रह चुके हैं शीर्ष पद पर, और उसके पहले भी वो सड़क पर सरपट जो दौड़ता है, रोडवेज की बस, उसके भी मंत्री रहे हैं। अब उनकी लालसा सुनाई पड़ती है कि संगठन में फिर से जाने की है। बहुत सारे मलाईदार और महत्वपूर्ण पदों पर मंत्री जी रह चुके हैं, लेकिन इससे उनको ये प्रेरणा मिली है कि संगठन जो है वो सरकार से बड़ा होता है। सब अनुभव करने के बाद ही आदमी जोगी बनता है। अब यह स्थिति समझने वाली है कि पानी की शक्ति का इस्तेमाल करके वो संगठन को पाने की चाहत में जुटे हुए हैं और उनको लगता है कि वो संगठन में सब कुछ खुद तय कर सकते हैं, जबकि सरकार में उनकी मर्जी से सब कुछ नहीं होता है। स्वतंत्र देव सिंह के विभाग में जो 2 अधिकारी हैं वो भी लंबे समय से हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि योगी पार्ट 1 से वो अधिकारी विभाग में मुखिया बने हुए हैं, योगी पार्ट 2 में भी। और यही वजह है कि मंत्री जी की गैर जरूरी जो सिफारिशें होती हैं शायद उनकी सुनवाई विभाग में नहीं हो पाती है। चूँकि इसी समय संगठन में बदलाव की आहट भी सुनाई पड़ रही है, तो मंत्री जी ने अपना दिल्ली का दौरा भी तेज कर दिया है। वैसे समीकरणों के लिहाज से आप देखेंगे तो अध्यक्ष पद के लिए उनका चेहरा और उनका समीकरण सबसे ज़्यादा फिट बैठ रहा है। उनके पास एक पहले कार्यकाल का अनुभव भी है। एक अच्छी बात यह भी है उनके साथ कि जो मौजूदा अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, वो भी अब संगठन से विदा लेने के लिए इच्छुक हैं और उन्होंने अपनी इस इच्छा से केंद्र में बैठे हुए शीर्ष नेताओं को, हाईकमान को भी अवगत करा दिया है। तो भाजपा में भी ये एक अच्छे मौके के तौर पर देखा जा रहा है कि इन दोनों नेताओं की इच्छा को ध्यान में रखते हुए इनको म्यूचुअल एडजस्टमेंट कर दिया जाए, यानी एक को सरकार से संगठन में और एक को संगठन से सरकार में भेज दिया जाए। वैसे सियासत में ज़मीन से लेकर
आसमान तक पहुंचने का रिकॉर्ड स्वतंत्र देव सिंह के नाम है। वो जहां भी रहे सफल रहे और सीढ़ी दर सीढ़ी बढ़ते गए। उनका कद आज काफ़ी ऊंचाई पर है। हालांकि उन्होंने अपने 2 बार के मंत्री कार्यकाल में खुद को, अपने दामन को बेदाग रखा है। उनके ऊपर घोटाले और भ्रष्टाचार के कोई आरोप नहीं लगे हैं, लेकिन एक आज़ादी से जो काम करने की बात आती है, शायद वो कहीं खटकती होगी। मंत्री पद पर रहकर स्वतंत्रतापूर्वक निर्णय न ले पाने की छटपटाहट शायद उनको फिर से संगठन की ओर देखने के लिए मजबूर कर रही है। हालांकि ये चर्चा है, इसमें कितनी सच्चाई है ये तो मंत्री जी ही जानते होंगे, क्योंकि जो लोग संगठन में रहते हैं वो मंत्री बनना ज़्यादा पसंद करते हैं। अब कोई मंत्री पद छोड़ के संगठन में जाएगा? इतनी सुख सुविधा, मलाई, प्रोटोकॉल, व्यवस्था, चरण छूने वालों की सवेरे से लाइन, ये भी थोड़ा आसान नहीं है। अब बात एक ऐसी खबर की जिसका नाम तो बहुत बड़ा था, लेकिन वो आसमान से गिरे और खजूर पे अटक गए। यूपी की सियासत में मुलायम सिंह यादव का जो परिवार है वो सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार माना जाता है। मुलायम सिंह खुद 3 बार मुख्यमंत्री रहे और उनके बेटे अखिलेश यादव वो 1 बार मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के। मुलायम सिंह ने जिसके जिसके भी सिर पर हाथ रखा वो जीवन में बुलंदियों को छूता गया। मंत्री, सांसद, विधायक, ये सब उनके लिए चुटकियों का काम था। पार्टी बनाई, पार्टी खड़ी की, बहुत बड़ा कैडर बनाया, हजारों नेता तैयार किए, जमीन से उठाकर लोगों को मंत्री बनाया, बड़े बड़े पदों पर बैठाया। लेकिन आज उनकी बहू, उनके अपने परिवार का अपना एक खून भाजपा में एक एक पद के लिए छटपटा रहा है। मुलायम की बहू अपर्णा यादव को जब राज्य महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाए जाने का ऐलान हुआ, तब लोग यह सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर इतने बड़े परिवार की बहू और इतनी बड़ी हैसियत रखने वाले व्यक्ति से जुड़ी हुई उनकी बहू, जिसका नाम जुड़ा हुआ है, उस शख्सियत के परिवार, उनकी बहू को कद आज इतना छोटा हो गया है कि उनको इतनी छोटी चीज ऑफर हुई है। भाजपा ने अपर्णा यादव को महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाकर मुलायम परिवार की गरिमा के नीचे से बहुत छोटा पद दिया है, जिसे शायद मुलायम सिंह की पार्टी में, परिवार तो छोड़िए, उनके इर्द गिर्द बहुत क्लोज सर्किल में रहने वाला भी कोई स्वीकार ना करता। इस बात को हर कोई समझ रहा है और यही वजह है कि अपर्णा यादव ने अभी तक महिला आयोग के उपाध्यक्ष पद पर ज्वाइन नहीं किया है। हम आपको अब थोड़ा पीछे ले चलते हैं। 2.5 साल पहले जब उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव शुरू हुए, तब भाजपा में अचानक से एक भगदड़ मची। मंत्री इस्तीफा देने लगे। स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, धर्म सिंह सैनी, इन लोगों के झड़ाझड़ इस्तीफे हुए कि भाजपा जा रही है और अखिलेश यादव की सरकार आ रही है। भाजपा में ये स्थिति बन गई कि इस भगदड़ को कैसे रोका जाए, क्योंकि ये सियासत में भूचाल की तरह था। उस दौरान इस भूचाल को रोकने में अपर्णा यादव ने बीजेपी की मदद की। अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी से अलग हो गई और बीजेपी में शामिल हुई दिल्ली में जाकर। तब यही स्वतंत्र देव सिंह बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। उस समय अखिलेश यादव के लिए ये बहुत बड़ा झटका था। मुलायम की बहू के भाजपा में शामिल होने से समाजवादी पार्टी का माहौल खराब हुआ, उनका टेम्पो डाउन हुआ। वो सरकार बनाते बनाते, जीतते जीतते कहीं ना कहीं रह गए। तब ये उम्मीद थी कि अपर्णा यादव ने अपना राजनीतिक परिवार छोड़कर, सबसे बगावत करके जिस बीजेपी में वो गई हैं, वहाँ उनको हो सकता है कि राज्यसभा का सांसद या उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जैसा कोई पद
मिले, लेकिन पद तो छोड़िए, मेयर तक का टिकट अपर्णा यादव को नहीं मिला। और अब 2.5 साल बाद उन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया महिला आयोग का, जो उनको बहुत सीमित करता है उनकी सियासत को। आज वो अपने कैरियर को अगर पलट कर देखें, अगर अपने अतीत को पलट कर देखें, तो ये पाएंगी कि जहां वो थी पहले, वहां वो इस तरह के पद और टिकट खुद बांट सकती थी। लेकिन आज भाजपा में एक एक पद की खातिर उन्हें हाथ फैलाना पड़ रहा है। तो जो व्यक्ति ऐसे परिवार से आया हो जहां पर मंत्री, विधायक और सांसद बनाए जाते हों, अपने हाथ से टिकट दिए जाते हों, वो आज बीजेपी में आकर एक एक पद के लिए संघर्ष कर रहा है। इस दोनों चीज़ों के अंतर को जो सियासत के जानकार हैं, जो लोग सियासत कर रहे हैं, जो लोग दोनों पार्टियों में बैठे हैं, वो देखें कि पिछले 2.5 साल में अपर्णा यादव ने मुलायम के परिवार को छोड़कर क्या पाया, क्या खोया। इतना जरूर है कि कड़वाहट इतनी बढ़ चुकी है कि अखिलेश और डिंपल के साथ उनका अब कभी मेल हो पाएगा, ये कहना कठिन है। ये जरूर है कि वो गाहे बगाहे शिवपाल यादव से आशीर्वाद लेने जाती हैं, और घर का बड़ा होने के नाते शिवपाल यादव कभी उनको मना भी नहीं कर पाते हैं। मुलायम सिंह के न रहने के बाद अपर्णा यादव के पास समाजवादी परिवार में सिर्फ एक शिवपाल का घर बचा है, जहां वो आ जा सक रही हैं। इसके अलावा बीजेपी ने 2.5 साल में सिर्फ उनको शामिल कराना और मुलायम की बहू के रूप में प्रचारित करने के अलावा चुनाव प्रचार में भी उनका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया। अपर्णा के बारे में माना जा रहा था, चूंकि मुख्यमंत्री उत्तराखंड से आते हैं, वहाँ से वो रहने वाले हैं, और अपर्णा बिष्ट भी उत्तराखंड की ही परंपरा से हैं, तो शायद उनको मुख्यमंत्री के ही गुड बुक में रहने पर कुछ अच्छी चीज़ें उनको मिल जाएं। लेकिन योगी के मुख्यमंत्री रहते भी 2.5 साल में अपर्णा यादव कुछ भी हासिल नहीं कर पाई हैं। बीजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी है, क्या अपर्णा यादव वहां जाकर उस समुद्र में खो गई हैं, या काम निकलने के बाद बीजेपी उनको कुछ देना नहीं चाहती है? लेकिन इससे एक जरूर परसेप्शन बनेगा कि भाजपा में जो लोग टूट कर जाएंगे, उनसे जो वादे होंगे पता नहीं वो पूरे हो पाएंगे कि नहीं। तो सोच समझकर सियासत करना और कदम उठाने वाले लोग इन चीज़ों का अध्ययन कर सकते हैं। वैसे आज पावर सेंटर के अंतिम में कुमार विश्वास का एक बहुत शानदार उनकी रचना है, आप सुनिएगा, और ये सारी चीज़ों पर अपर्णा यादव और समाजवादी पार्टी और बीजेपी के रिश्तों की तस्वीर को साफ करेगा कि हम शब्द वंश के हर कार्य, सच कहना अपनी परंपरा, हम उस कबीर की पीढ़ी जो बाबर अकबर से नहीं डरा। पूजा का दीप नहीं डरता इन षड्यंत्री आभाओं से, बाड़ी का मोल नहीं चुकता है अनुदानित राज्य सभाओं से। जो प्रश्नों से ढह जाए वो किरदार बनाकर क्या पाया, जो शिलालेख बन सकता था अखबार बनाकर क्या पाया। नमस्कार।